एप्लीकेशन के बारे में लिखना है जो पहले ही हमने पढ़ रखा है, एम हरियाली। मैंने आपको बताया था कि एम हरियाली करके एक ऐप बना है जिसमें लोगों को बोला जा रहा है कि वो प्लांट करें, पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे लगाने के बाद उसकी सेल्फी लें और एप्लीकेशन पे अपलोड करें। तो इसके बारे में लिख लो आप। किसने लॉन्च किया होगा ये एम हरियाली? बस वही गलती हो जाती है, ये पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च नहीं किया। लिखो, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गृह एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। टू एनकरेज पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज, लोगों को वृक्षारोपण प्रोत्साहन के लिए। फॉर एनकरेजिंग पब्लिक फॉर प्लांटिंग ट्रीज, वृक्षारोपण प्रोत्साहन के लिए। एंड अपलोडिंग फोटो इन द ऐप, और ऐप पर तस्वीरें डालने के लिए। एंड अपलोडिंग फोटो इन दी ऐप, और ऐप पर तस्वीरें डालने के लिए। वेबसाइट भी लिख लो इस ऐप की क्या है, www.epgc.gov.in, www.epgc.gov.in। तो ये है एम हरियाली, इसका मंत्रालय ध्यान रखना है। अगली हेडिंग का नाम लिखिए, प्लॉगिंग, PLOGGING, प्लॉगिंग। प्लॉगिंग एक वर्ड है जो प्लग और जॉगिंग का मिक्स है, और ये स्वीडन का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें आप दौड़ भी रहे हो और साथ साथ कचरा भी उठा रहे हो। ओके, इसको प्लॉगिंग कहते हैं। तो वो फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था भारत में, मोदी जी ने चालू किया था फिट इंडिया मूवमेंट, यानी हेल्दी इंडियंस के लिए, भारत के लोग स्वस्थ रहें उसके लिए। तो उसमें प्लॉगिंग शब्द इस्तेमाल किया गया था क्योंकि प्लॉगिंग रन किया गया था 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पर। प्लॉगिंग के बारे में लिख लो, फिट इंडिया प्लॉगिंग रन, स्वस्थ भारत प्लॉगिंग रन या प्लॉगिंग दौड़ वॉज हेल्ड ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को हुई। वॉज हेल्ड ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को हुई। एज अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ भारत अभियान के तहत। एज अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया अभियान के तहत। फॉर लिटर फ्री इंडिया, कचरा मुक्त भारत के लिए। फॉर लिटर फ्री इंडिया, कचरा मुक्त भारत के लिए। प्लॉगिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्लॉगिंग 2 शब्दों का मेल है। प्लॉगिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्लॉगिंग 2 शब्दों का मेल है। डैश, जॉगिंग एंड प्लॉका, जॉगिंग और प्लॉका का, PLOCKA, प्लॉका, जॉगिंग एंड प्लॉका। इट इज अ स्वीडिश वर्ड, यह स्वीडिश शब्द है। फुल स्टॉप। अब एक नाम लिखिए, भारत का एक प्लॉगिंग एम्बेसडर भी बनाया गया है, एक व्यक्ति को जो प्लॉगिंग का काम करता था भारत में, दौड़ लगाता था और साथ साथ में रास्ते में जो कचरा दिखता था वो भी बिनता था। नाम लिखो, रिपु दमन बेवली, रिपु दमन बेवली इज द प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत के प्लॉगिंग राजदूत बनाए गए। इज द प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत के प्लॉगिंग राजदूत बनाए गए। बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो ये
आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी ने प्लॉगिंग शुरू करवाई इंडिया में। वैसे कचरा बीनने वाले भी यही करते हैं। अगली हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, हेडिंग का नाम लिखिए C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप, शहरी जलवायु नेतृत्व समूह। सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप, शहरी जलवायु नेतृत्व समूह। अब ये क्या है? दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों के मेयर का समूह है ये, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, कोपनहेगन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सारे बड़े शहर पूरी दुनिया के। और ये हर साल तो नहीं, 2005 से लेकर अभी तक 6-7 बार मीटिंग कर चुके हैं कि हमें इन बड़े शहरों में पॉल्यूशन क्या करना है, कम करना है। और इसमें जो मेयर होते हैं, जो उस शहर का प्रमुख होता है, अब दिल्ली का तो मेयर है नहीं, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है, तो अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग आके एक जगह इकट्ठे होते हैं और मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को C40 मीटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब कोरोना की वजह से ये जा नहीं पाए अरविंद केजरीवाल, कहाँ? कोपनहेगन, जहाँ मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने लाइव उस मीटिंग में भाग लिया। लिख लो, अरविंद केजरीवाल अटेंडेड C40 वर्ल्ड्स मेयर समिट। अरविंद केजरीवाल ने C40 विश्व मेयर सम्मेलन में भाग लिया। C40 सिटीज वर्ल्ड मेयर समिट, विश्व मेयर सम्मेलन में भाग लिया इन कोपनहेगन, जो कोपनहेगन में हुआ, डेनमार्क की राजधानी, इन कोपनहेगन, बाय अ वीडियो लिंक के जरिए, बाय अ वीडियो लिंक के जरिए। दिस C40 ग्रुप वॉज स्टार्टेड इन 2005। C40 समूह 2005 में शुरू हुआ बाय द मेयर ऑफ लंदन, लंदन के मेयर द्वारा, बाय द मेयर ऑफ लंदन, लंदन के मेयर द्वारा, नेम केन लिविंगस्टोन, जिनका नाम केन लिविंगस्टोन था। नेम केन, KEN, लिविंगस्टोन, जिनका नाम केन लिविंगस्टोन था। दिस ग्रुप हैज 96 मेंबर्स। इस समूह में 96 सदस्य हैं। एंड फ्रॉम इंडिया, और भारत से दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर एंड कोलकाता आर द पार्ट। और भारत से दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, कोलकाता इसका हिस्सा, बेंगलोर, मुंबई नहीं, इसका हिस्सा है। देयर आर टोटल 6 मेयर समिट्स। अभी तक 6 सम्मेलन हो चुके हैं। 7 कर लो उसको, कोपनहेगन 7वां है। देयर वर टोटल 7 समिट्स। अभी तक 7 सम्मेलन हो चुके हैं। तो पहला लंदन में ही हुआ होगा, 2005 में हुआ होगा। सीरीज लिख लो, पहला सम्मेलन हुआ था लंदन 2005, दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क 2007, तीसरा हुआ था सियोल 2009, चौथा हुआ था साओ पाउलो 2011, साओ पाउलो 2011। उसके बाद हुआ था जोहानिसबर्ग 2014, जोहान्सबर्ग 2014। फिर हुआ मेक्सिको सिटी में 2016, मेक्सिको सिटी 2016। और 2019 का हमने लिख लिया है, कोपनहेगन में हुआ था। ओके, अब ये करते क्या है, लिख लो।
दिस ग्रुप प्लेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यह समूह शपथ लेता है वायु प्रदूषण कम करने का। दिस ग्रुप प्लेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यह समूह वादा करता है या शपथ लेता है वायु प्रदूषण कम करने का बाय 2025, 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखो हेडिंग, गंगा आमंत्रण अभियान। गंगा आमंत्रण अभियान। इट इज अ कायाकिंग एक्सपेडिशन, यह कायाक प्रतिस्पर्धा है। इट इज अ कायाकिंग एक्सपेडिशन, यह कायाक अभियान है। ये छोटी छोटी नावें होती है ना जिसमें लाइन से एक के पीछे एक बैठते हैं लोग, उसको कायाक बोलते हैं। कायाक अभियान है। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत। अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत। This expedition was held in 5 Ganga basin states. यह अभियान 5 गंगा बेसिन राज्यों में चला। This expedition were launched in 5 Ganga basin states. यह अभियान 5 गंगा बेसिन राज्यों में चला। तो गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। लेकिन गंगा बेसिन बोलता हूं तो गंगा की सहायक नदियां भी आ जाती हैं उसके अंदर, और राज्य ज्यादा हो जाते हैं, 11 होते हैं। सारे लिखो गंगा बेसिन के राज्य। लिखो यूके, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप एमपी भी बोल सकते हो क्योंकि एमपी से चंबल जा रही है, फिर वो यमुना में, फिर वो आगे चल के गंगा में जुड़ रही है। तो बेसिन बहुत बड़ा है, 11 राज्य होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने केवल 5 लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। 5 गंगा बेसिन के प्रमुख राज्य हैं ये 5। ओके, अब शहर भी लिख लेते हैं कि एक्सपेडिशन कहाँ से कहाँ तक चला। तो शुरुआत करना शहरों में। इट स्टार्टेड फ्रॉम, इसकी शुरुआत हुई ऋषिकेश, कौमा, हरिद्वार, कौमा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, सोनपुर, सोन नदी है डायरेक्ट गंगा में जो जुड़ जाती है, तो उस नदी के किनारे सोनपुर है, एंड कोलकाता और कलकत्ता तक। गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान चला था जिसमें कायाकिंग वगैरह थी, और ये पूरा उसका रूट रहा, फ्रीक्वेंट रूट। चलिए अगली हेडिंग डालिए। ग्रीन क्रैकर्स, हरित पटाखे। ग्रीन क्रैकर्स, हरित पटाखे लिखिए इसमें। These are developed by CSIR, इसका विकास CSIR ने किया।
एंड टेस्टेड इन नीरी फैसिलिटी, और परीक्षण नीरी में किया गया। एंड टेस्टेड एट नीरी फैसिलिटी, और नीरी फैसिलिटी में किया गया। ये तो पढ़ रखा होगा ना, ग्रीन पटाखे दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में बोला था कि भैया पटाखे वगैरह बैन कर लगाओ, अब दिवाली पे नहीं फूटेंगे। तो CSIR ने नया इन्वेंशन किया कि ये पटाखे, इससे कम प्रदूषण होगा, और इसकी टेस्टिंग नीरी में हुई है। अब ये नीरी क्या है वो हमने कल पढ़ लिया था। ओके, और इसके अलावा इसका जो बड़े बड़े इसकी फैक्ट्री जो सेटअप होगी वो वहीं सेटअप होगी जहाँ सबसे ज़्यादा पटाखे बनते हैं, तमिलनाडु, शिवकाशी। ओके, तो लिख लेना फैसिलिटी लॉन्च्ड इन शिवकाशी, फैक्ट्री शिवकाशी में बनाई गई। फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, इन अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दैट ओनली ग्रीन क्रैकर्स वुड बी अलाउड, कि केवल हरित पटाखे ही बेचे जाएं। दैट ओनली ग्रीन क्रैकर्स वुड बी अलाउड, कि केवल हरित पटाखे ही बेचे जाएं। ठीक, बस इतना है इंपॉर्टेंट कि पटाखों के बारे में पता लगना चाहिए इतना। इन मछलियों को क्या कहते हैं? नीमो, क्लाउन फिश बोलते हैं। लिखिए, क्लाउन फिश, क्लाउन यानी जोकर। ओके, वो ऐसे दिखते हैं इसीलिए क्लाउन फिश। और ये कहाँ से फेमस है? इस मूवी की वजह से फेमस। ये देखा होगा, ये मूवी कभी तो देखी होगी, या तस्वीर ही देखी होगी। ठीक है, बहुत हिट मूवी है ये, बहुत ज्यादा। ओके, तो लिखो इसके बारे में क्या हुआ। न्यू स्टडी सेज दैट, नया अध्ययन बताता है कि क्लाउनफिश कैनॉट अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट। यह मछली तेजी से बदलते मौसम में स्वयं नहीं बदल पा रही है। कैनॉट अडॉप्ट रैपिडली इन चेंजिंग एनवायरमेंट। यह मछली तेजी से बदलते जलवायु में बदल नहीं पा रही है, यानी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। एज इट डज नॉट हैव जेनेटिक कैपेसिटी, क्योंकि इसमें जेनेटिक काबिलियत नहीं है। एज इट डज नॉट हैव जेनेटिक कैपेसिटी, क्योंकि इसमें जेनेटिक काबिलियत नहीं है। मतलब इसकी जीन्स में ही तेजी से बदलना शामिल नहीं है, इसलिए जो जलवायु अचानक से बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ये अपने आप को बदल नहीं पा रही है, अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। ओके, अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये सी एनिमल के साथ में रहती हैं। ये जहां रहती है ना, वो उनका घर यही है जो पीछे दिख रहा है। इसको सी एनिमल कहते हैं, और इनमें बहुत सारे कांटे होते हैं, स्टिंग्स होते हैं। तो एक वो कॉन्सेप्ट होता है सहजीविता, जिसको क्या कहते हैं हम? सिम्बायोटिक बॉन्ड। ओके, सिम्बायोसिस यानी सहजीविता। दैट मीन्स सहजीविता उन दो जीवों के बीच में होता है जिससे दोनों जीवों को फायदा होता है। तो इनको ये फायदा होता है कि इनको घर मिल जाता है रहने के लिए, और इनको ये फायदा होता है कि दूसरे शिकारी इनको खा ना लें, उससे ही इन्हें बचा लेती हैं, इस पूरे सी एनिमल को। दूसरी अच्छी बात यह कि इसमें वैसे भी बहुत ज्यादा स्टिंग्स होते हैं, कांटे होते हैं, कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता। इंसान तो बहुत दूर की बात है, मछलियां भी पास नहीं जाती, लेकिन इन स्टिंग्स का इन पर कोई असर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रहती हैं। तो दोनों के फायदे होते हैं। लिख लो, क्लाउन फिश लिव इन सी एनिमल्स। क्लाउन फिश समुद्री एनिमल में रहती हैं। दे लिव इन सी एनिमल्स, समुद्री एनिमल में रहती हैं।
शेयरिंग अ सिम्बायोटिक बॉन्ड, और सहजीविता से, इन अ सिम्बायोटिक बॉन्ड, सहजीविता से, फुल स्टॉप। देयर आर 28 स्पीशीज ऑफ क्लाउनफिश। क्लाउनफिश की 28 प्रजातियां हैं। मैक्सिमम फाउंड इन पापुआ न्यू गिनी, सबसे अधिक पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती हैं। मैक्सिमम फाउंड इन पापुआ न्यू गिनी, सबसे अधिक पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती हैं। अगली हेडिंग, इमर्शन ऑफ आइडल्स इन गंगा। गंगा में मूर्ति विसर्जन। इमर्शन ऑफ आइडल्स इन गंगा, गंगा में मूर्ति विसर्जन। इसमें लिखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन, हैज इशूड 15 पॉइंट्स ऑर्डर, ने 15 बिंदु आदेश जारी किए। हैज इशूड 15 पॉइंट्स ऑर्डर, ने 15 बिंदु आदेश जारी किए। टू प्रिवेंट इमर्जन ऑफ आइडल्स इन गंगा, गंगा में मूर्ति विसर्जन रोकने हेतु। टू प्रिवेंट इमर्शन ऑफ आइडल्स इन गंगा, गंगा में मूर्ति विसर्जन रोकने हेतु। ड्यूरिंग दशहरा, दशहरा पर, दिवाली, सरस्वती पूजा एंड छठ। और छठ पूजा में क्या होता है? छठ पूजा सब मनाते हैं, पूरे इंडिया में मनता है। बिहार है, यूपी है, यहाँ ज़्यादा मनाया जाता है। महिलाओं का त्यौहार है छठ, जिसमें महिलाएं गंगा नदी के किनारे जाती हैं और वहाँ डुबकी लगाती हैं, नहाती हैं, और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करती हैं सूर्य देव से। ठीक है, तो सूर्य देव की पूजा होती है जो, वो छठ पूजा होती है। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखिए इसी में, दिस ऑर्डर हैज बीन इशूड अंडर, यह आदेश जारी किया गया है अंडर सेक्शन 5, धारा 5 के तहत। अंडर सेक्शन 5 धारा 5 के तहत ऑफ EPA 1986, जो EPA 1986 में है। एक होता है WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और फिर होता है एनवायरमेंट, पर्यावरण सुरक्षा कानून 86। इसके धारा 5 के तहत ये आदेश 15 पॉइंट जारी हुए हैं। दिस ऑर्डर विल बी एलिजिबल टू 11 गंगा बेसिन स्टेट्स, यह आदेश 11 गंगा बेसिन राज्यों में जारी होंगे। दिस ऑर्डर विल बी एलिजिबल इन 11 गंगा बेसिन स्टेट्स, यह आदेश 11 गंगा बेसिन राज्यों में शामिल होंगे। बताया ना मैंने, कुल मिला के गंगा बेसिन कितने राज्य? 11 हैं। लिख लो सारे 11। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल WB, दिल्ली, हिमाचल, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान। फुल स्टॉप। पेनल्टी विल बी मेड ऑफ 50,000।
50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर मूर्ति विसर्जन करते पाए गए तो 50,000 रुपए का। ठीक है, खुद को भी डूब के मरना पड़ेगा फिर कि अब 50,000 कहां से लाएं, सारा तो हमने त्योहार में निपटा दिया। फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये बैन किसने लगाया? सबसे स्टार्टिंग में बैन लगाया था एनजीटी ने 2017 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, कि गंगा में कचरा नहीं फेंका जाएगा किसी भी प्रकार का। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और एनजीटी के क्वेश्चंस भी बन गए थे यूपीएससी में 2017 में। तो लिख लो, दिस बैन was started by NGT in 2017। यह प्रतिबंध NGT द्वारा 2017 में लगाया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्पोजल करना वेस्ट का गंगा में, हर प्रकार का। फुल स्टॉप। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन इज द विंग ऑफ एनजीसी, एनजीसी का भाग है, इज द विंग ऑफ एनजीसी, एनजीसी की शाखा है या एनजीसी का भाग है। एनजीसी क्या होगा? नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर में क्या आता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। हम इसी की बात कर रहे हैं और पॉइंट्स किसने बनाए? इसने बनाए हैं, लेकिन ये किसके अंडर में है? एनजीसी के अंडर में है। इट वॉज सेटअप इन 2016, ये 2016 में बना। एनएमजीसी की बात कर रहे हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, डन। अगली हेडिंग, एमिशन गैप रिपोर्ट 2019, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019, इसको पढ़ लिया हमने कल। एमिशन गैप रिपोर्ट 2019, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019। रिलीज्ड बाय यूएनईपी, यूएनईपी ने जारी किया। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने ये रिपोर्ट बनाई है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट्स लिख लीजिए क्या क्या है रिपोर्ट में। जीएचजी एमिशन हैव राइजन, जीएचजी उत्सर्जन बढ़ा है। जीएचजी एमिशन हैव राइजन, जीएचजी उत्सर्जन बढ़ा है 1.5% पर ईयर, 1.5% प्रतिवर्ष। इवन द पेरिस एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड, यदि पेरिस अनुबंध भी लागू हो जाए, इवन इफ द पेरिस एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड, यदि पेरिस समझौता भी लागू हो जाए, देन ऑल्सो टेम्परेचर विल इंक्रीज 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी तापमान 3.2 डिग्री बढ़ेगा। देन ऑल्सो टेम्परेचर विल इंक्रीज 3.2 डिग्री, तब भी तापमान 3.2 डिग्री बढ़ेगा। फुल स्टॉप। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाइना जीएचजी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, किंतु प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एमिशन, किंतु प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में यूएसए इज नंबर 1, अमेरिका प्रथम है। क्यों हो गया ऐसा? पॉपुलेशन कम है, इसलिए अमेरिका की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति के मामले में यूएसए नंबर 1 हो जाता है और नॉर्मली चाइना नंबर 1। तो इंडिया इज थर्ड, भारत तीसरा है। यूं तो चौथा है अगर हम किसको जोड़ दें? यूरोपियन यूनियन के 28 देशों को जोड़ दें। कल लिखा था EU 28, तो वो बात अलग हो जाती है। नॉर्मली हम एक एक देश की बात कर रहे हैं। फुल स्टॉप।
द पेरिस एग्रीमेंट गोल वॉज, पेरिस समझौते का लक्ष्य था टू हैव 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गोल, कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लक्षित हो। मतलब बढ़े तो कितना बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री बढ़ जाए। ये पेरिस एग्रीमेंट था 2015 का, इसलिए पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए, एंड फॉर दिस जीएचजी एमिशन मस्ट फॉल, जीएचजी उत्सर्जन गिरना चाहिए, जीएचजी एमिशन मस्ट फॉल, जीएचजी उत्सर्जन गिरना चाहिए बाय 7.6% ईच ईयर, 7.6% प्रतिवर्ष 2020 से 2030 तक, बिटवीन 20 to 30, 2020 से 2030 तक। मतलब पेरिस एग्रीमेंट कब सफल होगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यह सफलता कब मिलेगी, जब हर साल 7.6% ग्रीन हाउस गैस दुनिया में कम रिलीज हो। कब तक, हर साल 2020 से 30 तक, तब यह एग्रीमेंट सफल हो सकता है। और रिपोर्ट्स ने क्या बोल रखा है कि पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से जो देश, अब इस एग्रीमेंट से तो एक देश बाहर हो गया, अमेरिका सबसे बड़ा देश ही बाहर हो गया। उसने बोला कि हम नहीं रोक सकते जीएचजी, हमारे लोग यूज करते हैं, एसी, फ्रिज, ट्रक सब यूज करते हैं, तो जीएचजी निकलेगा। सारे देश ने साइन किया है इस पे, अमेरिका बाहर हो गया। अमेरिका के बाहर होने की शर्त भी है, ये पेरिस एग्रीमेंट की ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एक पूरी कानून की लिस्ट है। तो इसका कुछ सेक्शन है जो किसी देश को इस एग्रीमेंट से बाहर निकलने की परमिशन देते हैं। उसमें शर्त रहती है कि कम से कम इस एग्रीमेंट के साथ कब तक जुड़ना पड़ेगा, 3 साल तक। 2020 में अमेरिका के 3 साल हो गए, 19 में हो गए थे, मतलब 20 में बाहर, तो अमेरिका बाहर हो गया इस एग्रीमेंट से। तो ये खतरनाक बात है। अगला, आईपीसीसी रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर, क्रायोमंडल और समुद्र पर आईपीसीसी की रिपोर्ट, आईपीसीसी रिपोर्ट ऑन ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर, समुद्र और क्रायोमंडल पर आईपीसीसी की रिपोर्ट। कुछ अंदाजा है क्रायोस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का मतलब क्या होता है? मंडल, मंडल यानी गोल। जैसे बायोस्फीयर बोला तो उसका मतलब क्या होगा, मैं एक पृथ्वी की गोल आकृति बनाऊंगा और उसमें जहां जहां जीवित चीजें होंगी वो दिख जाएंगी। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, ऐसे अलग अलग मंडल होते हैं जो पृथ्वी को घेरे रखते हैं। ओके, हाइड्रोस्फीयर बोला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जलमंडल, यानी सिर्फ मैं क्या देखूंगा उस मंडल में, केवल जल देखूंगा। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है एक ऐसा गोल आकार पृथ्वी का जिसमें मैं सिर्फ क्या देख रहा हूं, बर्फ, जमा हुआ पानी। अब वो जमा हुआ पानी अंटार्कटिका में हो, हिमालय में हो, कहीं भी हो, उस क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है? क्रायोमंडल, क्रायोस्फीयर। तो ये रिपोर्ट आईपीसीसी ने जारी की है, इसके बारे में लिखिए। पहला पॉइंट इस रिपोर्ट का, मीन सी लेवल हैज राइजन, समुद्र स्तर बढ़ चुका है। मीन सी लेवल हैज राइजन, समुद्र स्तर बढ़ चुका है बाय 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, बिटवीन 1902 टू 2015, 1902 से लेकर 2015 तक। एंड दिस रेट इज डबल्ड, और यह दर दुगनी हुई है। एंड दिस रेट इज डबल्ड, और यह दर दुगनी हुई है इन पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 वर्षों में। फुल स्टॉप। बिटवीन 2006 एंड 15, 2006 और 15 के बीच, अगला पॉइंट है ये, बिटवीन 2006 एंड 15, 2006 और 15 के बीच, ग्रीनलैंड आइस शीट लॉस्ट इट्स मास, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का वजन कम हुआ है।
ग्रीनलैंड आइस शीट लॉस्ट इट्स मास, ग्रीनलैंड की आइस शीट या बर्फ की चादर का वजन कम हुआ है 278 बिलियन टन पर ईयर, 278 बिलियन टन प्रति वर्ष। एंड फॉर अंटार्कटिक, और एंटार्कटिक में इट इज 155 बिलियन टन, यह 155 बिलियन टन रहा प्रति वर्ष। ओके, अब क्या बचा? बर्फ तो दो ही जगह मिलती है, अंटार्कटिक और आर्कटिक। एक बच गया, तीसरा ध्रुव हिमालय। फॉर हिमालय, हिमालय के लिए 220 बिलियन टन, 220 बिलियन टन, 220 बिलियन टन बर्फ की चादर लगातार हर साल कम हो रही है, इतनी ज्यादा। फिर हिमालय की बात अलग है, लगातार बर्फ आती भी तो है, पानी भी आता है, मानसून आता है तो बर्फ की चादर फिर से चढ़ जाती है, तो प्लस माइनस होता रहता है। ओके, अब लिखो क्रायोस्फीयर क्या होता है। व्हाट इज क्रायोस्फीयर? क्रायोमंडल क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, यह पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा है। इट इज अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, यह पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा है वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म, जहां जल ठोस रूप में है। वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म, जहां जल ठोस रूप में है। फुल स्टॉप। आईपीसीसी के बारे में लिख लीजिए। आईपीसीसी फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आईपीसीसी इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड यूएन। आईपीसीसी यूएन की संस्था है, मेड इन 1988, जो 1988 में बनी। बाय डब्ल्यूएमओ के द्वारा, 88 बाय डब्ल्यूएमओ के द्वारा, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संस्थान ने बनाया है इसको। प्लस डब्ल्यूएमओ ने अकेले नहीं बनाया ऐसे आईपीसीसी को, प्लस यूएनईपी, तो डब्ल्यूएनओ और यूएनईपी ने इसे बनाया। मुख्यालय वही जिनेवा, स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर जिनेवा। ठीक है, क्रायोस्फीयर ये होता है जहां जहां बर्फ है वहां वहां का एरिया पृथ्वी का, उसको क्रायोस्फीयर बोलेंगे। लगातार पिघलता जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग न्यूज में आया था, ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट क्लिनिक ई वेस्ट क्लिनिक, क्लिनिक कहानी बता देता हूं। भोपाल म्यूनिसिपालिटी और उसके अलावा सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर भोपाल में ये क्लिनिक खोला है। देश का पहला क्लिनिक है ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है उसका भोपाल के घर घर में जाके कलेक्ट किया जाएगा और फिर इस क्लिनिक में लाके उसे डिसमेंटल करके उसको उपयोग बना के या रिसाइकिल करने की कोशिश की जाएगी। 3 महीने का ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, सफल रहा तो इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई ध्यान रखिएगा, भोपाल में हुई थी। लिखिए इसके बारे में। दिस क्लिनिक इज सेटअप इन भोपाल ऑन पायलट बेसिस। यह क्लिनिक भोपाल में स्थापित हुआ पायलट आधार पर। सेटअप इन भोपाल इन पायलट बेसिस, भोपाल में स्थापित हुआ पायलट आधार पर। विद द हेल्प ऑफ बीएमसी एंड सीपीसीबी, बीएमसी और सीपीसीबी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बीएमसी एंड सीपीसीबी, बीएमसी और सीपीसीबी की सहायता से। बीएमसी क्या हो जाएगा? भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और सीपीसीबी क्या होगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
इसने सेटअप किया। एक और लाइन लिखो इसमें, इट विल रन अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से चलेगा। इट विल रन अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से चलेगा, विच वॉज मेड इन 2016, जो 2016 में बना। एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल बी कलेक्टेड डोर टू डोर, और घर घर जाकर इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा किया जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल बी कलेक्टेड डोर टू डोर, और इलेक्ट्रॉनिक कचरा घर घर जाकर इकट्ठा होगा। अगली हेडिंग, लिखो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, जल गुणवत्ता रिपोर्ट फॉर स्टेट कैपिटल एंड दिल्ली, राज्य राजधानी और दिल्ली के लिए। फॉर स्टेट कैपिटल एंड दिल्ली, राज्य राजधानी और दिल्ली के लिए। BIS का फुल फॉर्म पता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। और ये BIS क्या करता है, अलग अलग मानक बनाता है। इसने एक मानक बनाया है जल का, और उस जल के मानक को बोला गया है इंडियन स्टैंडर्ड 10500 2012। ये जल की गुणवत्ता बताता है, ओके, कि जल इस मानक का होना चाहिए। जितने भी राज्य थे उन सबकी राजधानियों में अलग अलग जगह जाके वाटर के सैंपल लिए गए। जैसे दिल्ली गए तो 11 जगहों के सैंपल लिए, उसके बाद में बाकी सब जगह जहां गए वहां 10-10 जगहों के सैंपल लिए। सब जगह 10-10-10-10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सैंपल जो फॉर एग्जांपल दिल्ली में 11 जगह पर सैंपल लिए, तो वो 11 जगह के पानी के सैंपल क्या इस स्टैंडर्ड के लिए अच्छे हैं, इस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं? तो दिल्ली की एक भी जगह में स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ, और मुंबई की हर जगह में स्टैंडर्ड पूरा हो गया, ओके। यानी दिल्ली का पानी प्रदूषित है और मुंबई का अच्छा है। भोपाल की बात कर लें तो इंक्लूडिंग फॉर्मेट 10 आउट ऑफ 10, यहाँ भी ठीक है, भोपाल का भी ठीक ठाक है, ओके। तो उसके बारे में लिख लेते हैं। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? हो ही नहीं सकता ना, कौन कर सकता है? देखो, ये नंबर कहीं ना कहीं तो दिखते हैं जब आप कुछ भी खरीदते हो। BIS मानक, और ये मानक अगर वाटर की बोतल खरीदोगे तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड दिखेगा उसमें, तभी वो बिकता है पानी, नहीं तो नहीं बिकता, नहीं तो प्रदूषित होता। तो ये बात हो रही है ऐसे जल की जो लोग खरीदते हैं। अब लोग खरीदते हैं तो कौन सा मंत्रालय आता है? अरे उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। हाँ हाँ लिखो, इट वॉज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया। रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया। एंड एनालाइज्ड बाय BIS, और BIS ने सर्वेक्षण किया। एंड एनालाइज्ड बाय, विश्लेषण किया, सॉरी सर्वेक्षण नहीं विश्लेषण, एंड एनालाइज्ड बाय BIS, और BIS ने विश्लेषण किया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सैंपल्स फेल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, अधिकतम सैंपल विफल हुए
मैक्सिमम सैंपल्स फेल्ड, अधिकतम सैंपल विफल हुए ऑफ IS 10500 2012, IS 10500 2012 मानक पर। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्योर वाटर, यह शुद्ध जल का मानक है। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्योर वाटर, यह शुद्ध जल का मानक है। मुंबई टॉप, दिल्ली लास्ट। मुंबई शीर्ष पर, दिल्ली अंतिम आया। दिल्ली में 11 के 11 खराब निकले सैंपल, मुंबई में 10 के 10 सैंपल अच्छे निकले। नेक्स्ट, जीरो कार्बन एक्ट, शून्य कार्बन कानून। जीरो कार्बन एक्ट, शून्य कार्बन कानून। पहला देश जिसने ये नियम बनाया है कि हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे ही नहीं, कौन सा देश होना चाहिए? यूरोप में नहीं है, पहली बात। नहीं तो अंग्रेज देख के अंदाजा लगाओगे आप। यूरोप में नहीं है तो अब कहां हो सकता है? नहीं, कनाडा तो अभी बहुत उत्सर्जन करना है कनाडा को। अमेरिका तो होगा नहीं, वो तो वैसे ही पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, बोले हम तो करेंगे, गंद मचाएंगे। न्यूजीलैंड लिखो, पास्ड बाय न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड द्वारा पारित वर्ल्ड्स फर्स्ट लेजिस्लेशन, विश्व का पहला कानून। इट इज अ लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट, यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी है। इट इज अ लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट, यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी है फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हेतु। अगेन किससे जोड़ रहा है? पेरिस एग्रीमेंट। फिर से बहुत वास्ट है, क्वेश्चन बन ही रहे हैं लगातार पेरिस एग्रीमेंट के। ओके, आगे लिख लो इसमें, इट एम्स टू रिड्यूस GHG, इसका लक्ष्य है GHG में कमी लाना, टू नेट जीरो, शून्य तक, बाय 2050, 2050 तक। फुल स्टॉप, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, इथेनॉल फ्रॉम बी हैवी मोलासिस, बी हैवी मोलासिस से इथेनॉल बनाना। इथेनॉल फ्रॉम बी हैवी मोलासिस, बी हैवी मोलासिस से इथेनॉल बनाना। गन्ने से क्या बनती है? शक्कर। लेकिन क्या केवल शक्कर ही बनती है? उससे मोलासिस भी बनता है। मोलासिस क्या होता है? शक्कर तो दिखने में सफेद होती है, लेकिन मोलासिस एकदम डार्क ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन होता है। गुड़, ओके ठीक है, जैगर बोल सकते हैं, लेकिन असल में जैगर नहीं होता है वो। 3 टाइप होते हैं, या शक्कर बना लो, या फिर मोलासिस बना लो, या गुड़ बना लो। ओके, मोलासिस से यानी गन्ने का जो रस निकलता है उसको भी सड़ाकर इथेनॉल बनाया जा सकता है। और एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय, उसने भारत के जितने भी शक्कर बनाने वाले कारखाने हैं उनको बोल रखा है कि आपके पास में अगर कुछ वेस्ट बचता है तो आप उस वेस्ट से क्या बनाएंगे? इथेनॉल बनाएंगे। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? जैविक ईंधन बन जाएगा एक। तो जैविक ईंधन जो होगा उसके, वो मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए लाइसेंस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ना लाइसेंस? क्योंकि इथेनॉल से प्रदूषण नहीं होता है। ओके, तो प्रोत्साहित किया जा रहा है कि शक्कर गुड़ बनाने के अलावा ये भी बना लो आप। ओके,
ये होता है मोलासिस। ये गुड़ जैसा ही लगता है बट ये बहुत ज्यादा बड़ा स्वीटनर होता है, तेज। 3 वेरिएंट है, शक्कर, गुड़ और फिर मोलासिस। हाँ, इसी से क्या निकलेगा फिर आगे चल के? गुड़ निकलेगा। ओके, लिख लीजिए इसके बारे में। मोलासिस क्या होता है केवल वो लिख लो, आप समझ जाओगे, केवल बोलो। मोलासिस इज अ प्रोडक्ट, मोलासिस एक उत्पाद होता है, केम फ्रॉम शुगर केन रिफाइनरी, जो गन्ना शोधन से प्राप्त होता है। केम फ्रॉम शुगर केन रिफाइनरी, जो गन्ना शोधन से प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। एंड कैन बी यूज टू मेक इथेनॉल, और इससे इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिक्लेयर्ड दैट, पर्यावरण मंत्रालय ने घोषित किया है दैट नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस विल बी नीडेड, कि कोई पर्यावरणीय क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। दैट नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस विल बी नीडेड, कि कोई पर्यावरणीय क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। टू प्रोड्यूस एडिशनल इथेनॉल, अतिरिक्त इथेनॉल बनाने हेतु। फॉर शुगर, फ्रॉम शुगर मिल्स, शक्कर कारखानों द्वारा। फॉर शुगर मिल्स, शक्कर कारखानों के द्वारा उनको क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उसका रीजन क्या? इथेनॉल पॉल्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट हेडिंग, ये भी पढ़ रखा हमने, रिपीट हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने बनाया? भारत ने। भारत ने बनाया था, लेकिन एक और की हेल्प लगी थी। प्रधानमंत्री भारत के थे और फ्रांस के राष्ट्रपति थे, दोनों ने मिलकर आईएसए बनाया था। आईएसए जो होता है वो इक्वेटोरियल लाइन पर जितने देश आते हैं 121, उन देशों का समूह होता है, और वहां पर सोलर पावर ज्यादा से ज्यादा लगे इसलिए ये काम किया जाता है। लेकिन उसके अलावा ऊपर का एक ठंडा देश भी है, फ्रांस, क्योंकि स्थापना में मदद फ्रांस ने भी की थी। तो लिखिए, पढ़ रखा हमने इसका। हर साल वो जो होता है मीटिंग होती है, इंडिया में होती है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, आईएसए का भी। लिखिए, आईएसए सेकेंड असेंबली, आईएसए का की दूसरी सभा, आईएसए सेकेंड असेंबली, आईएसए की दूसरी सभा होस्टेड बाय एमएनआरई, एमएनआरई ने आयोजित की। कौन सा मंत्रालय होगा? एमएनआरई, यस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ओके, एमएनआरई इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इट्स HQ इज इन गुरुग्राम, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ISA was made by India and France in 2015 at Paris. ISA बनाया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 पेरिस में। ISA was made by India and France in 2015 पेरिस, भारत और फ्रांस द्वारा बनाया गया था 2015 पेरिस में। एंड इट हैज 121 कंट्रीज, और इसमें 121 देश हैं। इसके पहले हमने लिखा था भारत ने कितने शामिल किए? 80। ओके, तो कितने हो गए हम टोटल? 121 हो गए हैं देश। These countries are between Tropic of Cancer and Capricorn. यह देश कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। ओके, ये एम हरियाली हमने पढ़ लिया।
उसका लोगो पीछे चला गया था, मोबाइल ऐप है। C40 साइट्स क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये क्या है? GTF। अब अगली हेडिंग इसी की है, ग्लोबल टाइगर फोरम, वैश्विक बाघ मंच। ग्लोबल टाइगर फोरम, वैश्विक बाघ मंच। अकॉर्डिंग टू GTF स्टडी, GTF के अध्ययन के अनुसार हाई एल्टीट्यूड्स आर कंपैटिबल फॉर टाइगर ग्रोथ। उच्च ऊंचाई बाघों के विकास के लिए अच्छी होती है। हाई एल्टीट्यूड इज कंपैटिबल फॉर टाइगर ग्रोथ। उच्च ऊंचाई या उच्च तुंगता बाघों के विकास के लिए अच्छी होती है। देयर आर टोटल 13 टाइगर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। विश्व में कुल 13 बाघों के देश हैं। फुल स्टॉप। GTF was formed in 1993। GTF 1993 में बनाया गया by 13 countries, इन 13 देशों द्वारा। by 13 countries, इन 13 देशों द्वारा। मीटिंग हेल्ड्स एवरी 3 ईयर, इनकी सभा प्रत्येक 3 वर्षों में होती है। मीटिंग हेल्ड्स एवरी 3 ईयर, प्रत्येक 3 वर्षों में होती है, ठीक है। इट वाज जस्ट अ रिपोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग, गिल ऑक्सीजन लिमिटेशन थ्योरी। ये थ्योरी है, इसमें बोला जा रहा है कि जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा तो जल गर्म होगा। जल गर्म होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या बढ़ जाती है? कम होती है। तो कम होती है तो क्या होगा? मछलियों पे असर। उनके जो गिल्स हैं, उनके फेफड़े, गिल्स क्या बोलते हैं? गलछू है वो, गलफड़े। तो जो वो गिल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन कम लेंगे, जिससे इनके शरीर का विकास कम होगा। तो इनका आकार क्या हो जाएगा? समय के साथ मछलियों का छोटा होगा। और ऑक्सीजन कम रहती है तो ये कहाँ जाती है? जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो ये कहाँ जाएंगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे मछलियाँ भी नहीं मिलने वाली, ये हालत होने वाली है। लिख लो, हेडिंग डालो, गिल ऑक्सीजन लिमिटेशन थ्योरी। गिल ऑक्सीजन सीमित सिद्धांत, लिमिटेशन थ्योरी, सीमित सिद्धांत। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका गोल्ट, GOLT। बस इसमें केवल कुछ लाइनें लिख लीजिए। वार्म वाटर हैज लेस ऑक्सीजन। गर्म पानी में, गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मेक्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, जिससे श्वसन में समस्या आती है। मेक्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, जिससे श्वसन में समस्या आती है। एंड फिशेस शिफ्ट टुवर्ड पोल्स, और मछलियां ध्रुवों की ओर जाने लगती हैं। एंड फिशेस शिफ्ट्स टुवर्ड्स पोल, और मछलियां ध्रुवों की ओर जाने लगती हैं। एज डिक्रीज इन साइज इज ऑल्सो इश्यू, क्योंकि शरीर भी छोटा होने लगता है। एज डिक्रीज इन साइज इज ऑल्सो एन इश्यू, क्योंकि शरीर भी छोटा होने लगता है। मछलियों के बारे में रिपोर्ट थी और कुछ नहीं। चलिए, कल हमने टेस्ट देख लिया था, अब हम नया हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हेडिंग वही है जिस हेडिंग को हम इस वाले सेशन में चला रहे हैं। हेडिंग लिख लो, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मतलब जो भी कुछ होने वाला ना, सब पढ़ रखा है हमने। अब तो हर चीज पढ़ रखी है हमने। कल ये पढ़ा था हमने COP25, जो चिली में होने वाला था, लेकिन कहाँ हुआ? स्पेन के मैड्रिड में। तो इसमें हेडिंग है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 25वां सत्र कोप 25। ठीक, अब आप पूरी कहानी बार बार लिखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है, बार बार आ रहे हैं, लिखना पड़ेगा पूरा, लिख लो। कोप 25 हेल्ड इन स्पेन मैड्रिड। कोप 25 स्पेन के मैड्रिड में हुआ। हेल्ड इन स्पेन मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड में हुआ। इट वॉज द मीटिंग ऑफ UNCCD। इट वॉज द मीटिंग ऑफ UNFCCC। यह UNFCCC की सभा थी। बिसाइड दिस, इसके अलावा इट वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। यह पेरिस समझौते की दूसरी सभा भी थी। कल लिखवाया था ना, इसके अंदर दो सभाएं हुई थी जिसमें से एक पेरिस समझौते की भी थी, तो ये वो है। इट वॉज ऑल्सो द सेकेंड मीटिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समझौते का दूसरा सत्र भी था। फुल स्टॉप। दिस वॉज प्लान्ड इन चिली। इसकी योजना चिली में हुई थी। बट ड्यू टू पॉलिटिकल डिफेक्शन, किंतु विरोध प्रदर्शनों के कारण, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इम्बैलेंस, किंतु विरोध प्रदर्शन के कारण चिली कैंसल्ड इट। चिली ने मना कर दिया। इन दिस मीटिंग, इस ही सभा में ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। वैश्विक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट भी जारी की गई। अभी लिखा है आपने ये तो। ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। वैश्विक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट भी जारी की गई, इंक्लूडिंग ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। वैश्विक कार्बन प्रोजेक्ट के साथ, इंक्लूडिंग ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, वैश्विक कार्बन प्रोजेक्ट के साथ। हालांकि इस मीटिंग में कार्बन मार्केट को लेके कोई बात नहीं की गई। ओके, आगे लिखो। इन 2020 में UNFCCC COP26, UNFCCC का COP26 विल बी हेल्ड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इसीलिए स्कॉटलैंड में जो मीटिंग होगी, बहुत सारे इश्यूज जो इसमें डिस्कस नहीं हो वो कहां इश्यू डिस्कस होंगे? 26 में होंगे। मतलब कौन से इश्यू नहीं डिस्कस हुए कार्बन मार्केट के, वो कहां डिस्कस होंगे? ग्लासगो में डिस्कस होंगे। ठीक, एक्स्ट्रा डिटेल आ गई। और अगला वो मैंने आपको बता दिया, पेरिस एग्रीमेंट में कौन सा देश बाहर होने वाला है? हो गया अमेरिका। तो अगली हेडिंग लिखो, पेरिस एग्रीमेंट एंड अमेरिका। पेरिस समझौता और अमेरिका। This agreement was effective from 4th November 2016. यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था। This agreement was effective from 4th November 2016. यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावित हुआ था। Including 200 nations, जिसमें 200 देश शामिल थे। एंड टारगेट वॉज टू रिड्यूस द टेम्परेचर, और लक्ष्य था कि तापमान कम किया जाए
कम किया जाए, तापमान कम किया जाए मतलब कैसे कम किया जाए, बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड कम की जाए, माइनस में तो होगा नहीं। कितना 1.5 डिग्री, ठीक है, पढ़ लिया था हमने। फिर आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 ऑफ दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के अनुच्छेद 28 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 ऑफ दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के अनुच्छेद 28 के अनुसार, एनी कंट्री कैन लीव आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद कोई भी देश इसे छोड़ सकता है, इस समझौते को। ठीक है, तो हाथों हाथ अमेरिका ने क्या बोला, 16 मई मेरे को जाना, अभी तो मैंने साइन कर दिए, अब मैं कब जाऊंगा, 3 साल बाद। तो तीसरे साल में नहीं जाता है, उसके 1 साल बाद जाता है, यानी 2020 में। 17, 18, 19 3 साल हो गए, 19 में बोल दिया कि अगले साल हम बाहर हैं, ठीक है, ओके, इतना काफी है। लिख लिया आपने, अमेरिका इज आउट, ये लिख लेना, अमेरिका बाहर हो चुका है। फिर अगेन वो रिपीट हो गया, बंजर भूमि एटलस, वेस्टलैंड एटलस वापस रिपीट आ गया। किसने इसका डेवलपमेंट किया है, तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने इसका डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा पूरा एक नक्शा जनरेट किया गया है। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, सब देश जुड़े हुए हैं, अमेरिका बाहर। ये कौन सा देश है, ये भी अमेरिका ही है, अलास्का। उसके अलावा सीरिया बाहर था, ये पुराना है, अब सीरिया भी जुड़ चुका है, सीरिया ने भी समझौता कर दिया है, सब हैं जुड़े हुए। ये भाई साहब बाहर हो गए। बंजर भूमि एटलस ये रही, ओके, कहां कहां बंजर भूमि है, तो वो जितना कलर दिख रहा है वो सब बंजर भूमि है, ओके। सबसे ज्यादा तो लद्दाख, घास का एक तिनका नहीं उगता वहां पर, बैरन रॉक स्टोनी, ठीक है, बंजर भूमि और पथरीला है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा एरिया कहाँ मिलेगा, थार। उसके बाद अब अगला बड़ा एरिया कहाँ मिलेगा, कच्छ, गुजरात, ओके। तो ये अलग अलग एरिया हैं बैरन। इसमें हमने लिखा था कि कुल मिला के भारत सरकार ने अपनी कोशिशें की और 16.66% जो है क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल जो पूरी तरीके से बंजर है उसको बढ़ाया है, नहीं उसको घटाया है। तो 55 हो गया है, 55 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, पहले 56 था। ये पढ़ रखा है, सब लिख रखा है, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कल डिस्कस नहीं किया था मैंने, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सरकार ने या भारत ने बंजर भूमि कितनी सही कर दी है, 1.46 मिलियन हेक्टेयर, यही था ना, 1.46, 1.45 था, ठीक है, 1.45 मिलियन हेक्टेयर सही किया था। अब इस 1.45 मिलियन हेक्टेयर को सही कैसे किया गया, तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा इसमें फसल वाली भूमि सही की गई, नंबर 1। दूसरे नंबर पर खुले वन जो होते हैं, ओपन फॉरेस्ट, घने वन या खुले वन बोल दो, ओपन फॉरेस्ट बोल दो, डेंस फॉरेस्ट बोल दो, वो लगाए गए। जैसे इसमें एक डेटा है, बहुत डिटेल्ड है, आपको बस पता रहना चाहिए, 0.64 मिलियन हेक्टेयर। बंजर भूमि कितनी सही की है, 1.45 मिलियन हेक्टेयर। इसी में से 0.64 हेक्टेयर का क्या हुआ, खेत बना दिया। तो सबसे ज्यादा भूमि कहां इस्तेमाल हुई है बंजर, खेत बनाने में। अपन को पता है ना क्या पूछते हैं वो लोग, तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा भूमि खेत बनाने में इस्तेमाल हुई है। दूसरे नंबर पे अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो पहले के बाद दूसरे पे जाएंगे नहीं, पर फिर भी दूसरे पे पूछ लिया जाए तो 0.28 मिलियन हेक्टेयर जो है वो खुले वन या घने वन यानी डेंस फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट बनाए गए उस बंजर भूमि के।
उसके बाद फिर अगला लेवल आएगा तो आपको बताना है वृक्षारोपण किया गया, वो बाकी की जमीन उसलिए इस्तेमाल हुई तो वो और कम हो जाएगा, 0.057 हो जाएगा। हाँ 0.28, लेकिन मैं तो उसको नीचे ही रखूंगा ना अभी। 0.0, हाँ ये 28 जो है देखो 64 क्या हो गया सीधे सीधे, ये पेड़ नहीं लगा, ये पूरे जंगल के जंगल वापस बसाए गए हैं, ये ध्यान रखो। यहां वृक्षारोपण हो रहा है यानी केवल पौधे उगा दिए गए, जंगल नहीं बना है इसका 57 का, जंगल किसका बना है 28 का। तो पहले पे खेत, दूसरे पे जंगल, तीसरे पे पेड़ पौधे उगाना, और चौथे पे आ जाएगा उद्योग लगा देना। क्या लगा देना? जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो यूज किया गया। अब क्वेश्चन कहीं भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि क्वेश्चन में तो यही बोल देंगे कि भारत सरकार ने 1.4 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को सही किया। अब ऑप्शंस, इस भूमि में सबसे ज्यादा विकास किया गया है औद्योगिक क्षेत्रों का, गलत, खेतों का किया गया है। खेलेंगे वो बहुत अच्छा खेलेंगे अगर आता है क्वेश्चन तो। फिर अगला हेडिंग है एवियन बॉट्युलिज्म। पूरे भारत की जो सबसे बड़ी, भारत के देश के अंदर झील है खारे नमक की, खारे की, वो है सांभर, राजस्थान में। हर साल ठंड के समय साइबेरिया से पक्षी आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो अचानक सांभर झील में जितने भी पक्षी थे सब के सब मारे गए, विदेशी। और पता लगाया गया तो फिर इसको ले गए, कहाँ ले गए थे मैं बता देता हूँ, बीकानेर ले गए थे शायद, हाँ बीकानेर में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है बीकानेर में, वहाँ पे इनका टेस्ट किया गया तो इनमें पता चला इनमें एक वायरस था एवियन बॉट्युलिज्म नाम का। इससे क्या होता है, पक्षी की चलने फिरने की और उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, खड़े रहने की भी क्षमता खत्म हो जाती है, मर जाते हैं भूख से, तो इसको एवियन बॉट्युलिज्म कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था क्या? ठीक है, सांभर झील वगैरह पता होना चाहिए। और आपकी वो रामसर साइट होगी, बिल्कुल होगी, आर्द्र भूमि है, ठीक है, आर्द्र भूमि में सब आता है, खारे पानी का झील या हो या स्वच्छ पानी का झील हो, सब आएगा। सांभर झील को ये दर्जा रामसर साइट का मिला था 1990 में, ठीक है, और डेट है तो हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर से रिपीट हो गया जीरो कार्बन बिल्स, अभी पढ़ा, तो वही लिखा हुआ है जो हमने देखा है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। फिर हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, केवल पढ़ लो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गेंडों का पुनर्स्थापित करने की योजना। जिम कॉर्बेट कहाँ मिलते हैं? ये काजीरंगा में मिलेंगे, लेकिन इनको स्थापित कहाँ किया जाएगा? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। तो आसाम से जाएंगे, ये कहाँ शिफ्ट होंगे? वहाँ, क्योंकि वो भी अच्छी जगह है, सेफ रहेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। प्लस और क्या हो रहा है गेंडों के विकास के लिए? तो वो SRPF स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह बना रखी है काजीरंगा में, आसाम के अंदर, ओके, इनको बचाने के लिए। देन इसके अलावा इनको शिफ्ट किया जाएगा। प्लस इनका शिकार बहुत होता था और बहुत कम बच गए हैं, ये केवल असम में ही बचे हुए हैं। मैक्सिमम एक सींग वाले गेंडे यहीं मिलते हैं। फिर इनका शिकार वगैरह होता है इनके सींग के लिए, क्योंकि इनके सींग से दवाइयाँ बनाई जाती है सेक्स वगैरह, सेक्स ओरिएंटेशन की, तो काफ़ी डिमांडिंग रहता है इनका सींग, इस वजह से इनकी हत्याएं, इनका शिकार होता रहता है। ये सब चीज़ें ठीक है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या है? प्लगिंग, दौड़ना और कचरा बीनना। C40 अरविंद केजरीवाल कहाँ पे हुआ? कोपनहेगन में हुआ। गंगा का पूरा अभियान, जिसको गंगा कॉलिंग एक्सपीडिशन बोला गया, पूरा रूट है इसका। गंगा के कितने बेसिन है राज्य? 11 है, लेकिन ये 5 में चलेगा। ग्रीन क्रैकर्स, NGT ने 2017 से बैन लगा दिया था,
फिर इसको हरित पटाखे किसने बनाए? नीरी ने नहीं बनाए, CSIR ने बनाए हैं, टेस्टिंग नीरी में हुई है। और इसका बड़ा फैक्ट्री कहाँ सेटअप होगी? शिवगढ़ में, शिवकाशी में। ये होते हैं क्लाउन फिश, सी एनिमल में रहते हैं ये, फाइंडिंग नीमो। फिर रिलेटेड रूल्स अबाउट दी 15 पॉइंट बनाए हैं नेशनल ग्रीन मिशन में, गंगा क्लीन मिशन ने। इसके बाद में ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स, ये रिपोर्ट कहाँ जारी हुई थी? COP25 में जारी हुई थी। फिर क्रायोस्फीयर कम होता जा रहा है। फिर ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दिल्ली की हालत खराब, मुंबई की हालत अच्छी। जीरो कार्बन एक्ट न्यूजीलैंड, मोलासिस, उससे इथेनॉल बनाना है। ओके, ये सब ठीक।